हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जेईई मेंस 2024 के सीक्वेंस परमुटेशन कॉम्बिनेशंस और बाइनोमियल थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इज इफ़ एन इज़ द नंबर ऑफ वेज ऑफ 5 डिफरेंट एम्प्लॉयज़ कैन सिट इनटू 4 इनडिस्टिंग्विशेबल ऑफिसेस। इसका मतलब कि भैया सब सेम टू सेम ऑफिस है जिसमें 5 डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को रहना है और वेयर एनी ऑफिस मे हैव एनी नंबर ऑफ पर्सनस इंक्लूडिंग ज़ीरो। मतलब कि किसी भी ऑफिस में कितने भी लोग रह सकते हैं और एक भी ना रहे तो भी चलेगा। बोला है कि इंक्लूडिंग ज़ीरो, तो बोला है कि इनके वैल्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं। ओके, तो जैसे प्रॉब्लम देख के तो ऐसा लग रहा है कि शायद हमें इसका सॉल्यूशंस किसी डायरेक्ट मेथड से पता होगा। लाइक कि मान लो कि 5, जैसे कि हमें पता होता है ना कि n के पावर m वाला फार्मूला और m के पावर n वाला फार्मूला। तो इसमें ये मैं आपको थोड़ी बात बताता हूँ कि m के पावर n और n के पावर m लगता कब है, कौन से केसेस में लगता है। n के पावर m और m के पावर n वाला जो फार्मूला होता है वो लगता है जब सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो तो लगता है। अच्छा, फिर आप बोलोगे कि सर फिर वो वाला लगा दो कि जैसे हम करते हैं ना कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर समथिंग वाला। सर ये वाला टेक्निक क्यों नहीं लगेगा। अच्छा, ये टेक्निक तब लगता है जब सारे के सारे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हो। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि हमें 5 डिफरेंट एम्प्लॉयज़ दिए गए हैं और 4 सेम ऑफिसेज दिए गए हैं। तो इसको एक ही तरीका है करने का, वो है ग्रुपिंग्स। तो ग्रुपिंग वाले तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ग्रुपिंग का तरीका मतलब कि 5 लोग हैं, इसका ग्रुपिंग बनाओ, है ना। तो मैं सारे केसेस ले रहा हूँ, एक एक करके आपको समझाता हूँ। तो पहला मैं ये ले रहा हूँ कि भैया 5 के 5 किसी एक में ही चले जाएं। मतलब कि मैं अगर 1 ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ 5 लोगों का, अच्छा 5 लोग टोटल हैं, उसका मैं एक ही ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ, तो इसके तरीके कितने होंगे, एक ही होगा। तो भैया 5 के 5 को पकड़ो, किसी एक रूम में भेज दो, एक ग्रुप हो गया। अब आप बोलोगे सर 5 फैक्टोरियल इसमें क्यों नहीं आया। 5 फैक्टोरियल इस वजह से नहीं आया क्योंकि हमें अरेंजमेंट थोड़ी ना करना है, बस 5 लोगों को किसी एक कमरे में भेज देना है, बस हो गया, किसी एक ऑफिस में भेज देना है। अच्छा, दूसरा क्या होगा, ये तो पहला केस हो गया, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस कि भैया 5 लोग हैं, इनको मैं 2 ग्रुप से बांटना चाह रहा हूँ। अच्छा, 2 ग्रुप्स में कैसे कैसे बांट सकते हैं, या तो मैं 1/4 का बांट सकता हूँ या फिर 2 और 3 का ग्रुपिंग कर सकता हूँ। तो सवाल ये है कि 5 का 1 और 4 में ग्रुपिंग होता कौन से तरीके से। तो इसका तरीका अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा भी सीक्वेंस परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको पता होगा। ये तरीका है 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अगर इसमें कोई चीज़ रिपीट कर रहा होता है तो उतना फैक्टोरियल से फिर से डिवाइड कर देते हैं, या मतलब होता है प्लस, और यहाँ पे फिर से कितना होगा 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ओके, ये हो गया दूसरा वे। तीसरा केस क्या हो सकता है कि मैं 5 के 3 ग्रुपिंग्स कर दूं, 5 के 3 ग्रुपिंग कर दूं। 3 ग्रुपिंग जैसे मान लीजिए पहले मैंने एक को रख दिया, फिर दूसरे में 2, फिर तीसरे में भी 2 रख दिया। अच्छा, ऐसा वाला कैसा हो सकता है, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि एक में एक को रखे, फिर एक को रखे, फिर 3 को रख दें, ये भी हो सकता है। अच्छा, इसके तरीके कितने होंगे भैया, ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अच्छा, इसमें 2 2 बार आ रहा है इसलिए उसका 1/2 फैक्टोरियल। अगर आपको ये बात ना समझ में आए कि कैसे 1/2 फैक्टोरियल हो रहा है, तो आप पीएनसी की थोड़ी और पढ़ाई कीजिए। मतलब आपको नॉलेज थोड़ा कम है तो आप उसकी थोड़ी और पढ़ाई कीजिए, आपको ये ग्रुपिंग वाला तरीका पता चल जाएगा। या फिर आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको इस पर भी एक अलग से वीडियो बना के भेज दूँगा, डाल दूँगा यूट्यूब पर। अगला क्या रहेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अच्छा, इसमें भी 1 2 बार आया इसलिए 1/2 फैक्टोरियल। ओके, देख लेते भाई चौथा केस क्या है। चौथा केस में मैं सोच सकता हूँ कि 5 को 4 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दो। 4 अलग अलग ग्रुप्स में मतलब कि भैया एक में एक को 1 1 1 और 2 ऐसा रख दो। अच्छा, इसमें किसी एक में 3 किसी एक को मैंने 3 एक ग्रुप में 3 को रख दिया तो बाकी 2 ही बचेंगे, उनका 3 ग्रुप बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए 4 के इतने ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। जिसका तरीका कितना होगा, इसका तरीका होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल
2 फैक्टोरियल, अच्छा 1 इसमें 3 बार रिपीट कर रहा है इसलिए 1/3 फैक्टोरियल। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इधर के इधर सभी के वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ये तो 1 है, अच्छा यहाँ पे वैल्यूज़ देखते हैं। 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल कितना होता है 5, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कितना होता है 5 चौके 20/2 10 होता है। ये 5 + 10 हो गया। इधर देख लेते हैं 5 फैक्टोरियल 120, 120 डिवाइडेड बाई 8 कितना होता है 15 होता है। 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल कितना होता है, फिर डिवाइड बाई 2 20/2 मतलब कि 10 इतना, और ये कितना हो गया, ये भी 10 हो गया। तो कुल मिला के हमें टोटल वेज कितने दिख रहे हैं 1 + 5 + 10 + 15 + 10 + 10, ओवरऑल कितने हो गए 10 कितनी बार है 3 बार 30 हो गया, यही 30 20 50 हो गया, 51 हो गया 51। तो टोटल 51 वेज हैं, ये देखो। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके तो देखते हैं दूसरे नंबर पे क्या है। दूसरे नंबर क्या बोला है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 21 आइडेंटिकल एप्पल्स। अच्छा जिसकी मैं बात कर रहा था अभी पिछले क्वेश्चन में कि आइडेंटिकल चीज़ें आती हैं तो उसका तरीका हमें अलग से पता होता है, बेगर्स मेथड या फिर स्टिक मेथड, जिससे भी आप कर सकते हो। नंबर ऑफ वेज इन विच 21 आइडेंटिकल एप्पल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 चिल्ड्रंस सच दैट ईच गेट्स एटलीस्ट 2 एप्पल्स। तो इसको हम कैसे करेंगे भैया, मैं इसको इक्वेशन बना ले रहा हूँ, x + y + z = 21, तीन चीज़ों का सम 21 होना चाहिए तीनों भी। अच्छा बट इसमें कंडीशन क्या है कि x, y और z तीनों भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, क्योंकि इस तीनों को कम से कम 2 एप्पल मिलने चाहिए। अच्छा ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको सुंदर सा इक्वेशन बनाने के लिए x को लिख ले रहा हूँ n1 + 2, y को लिख ले रहा हूँ n2 + 2 और z को लिख ले रहा हूँ n3 + 2। ओके x + y + z कर रहा हूँ तो मुझे मिल जाएगा n1 + n2 + n3 + 6 = 21। यहाँ से मिल गया n1 + n2 + n3 बराबर कितना 15। आप बोलेंगे सर अपने 2 to ऐड क्यों किया, क्योंकि x + y + z बराबर सपोज कहीं आपको n आ गया तो हम बोलते हैं ना इसका फॉर्मूला होता है n + r - 1 cr - 1। ये ऐसे रेंडमली नहीं बोल देना है, यहाँ पे कंडीशन ये होता है कि जो x, y और z है ये सभी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए। बट इस समय क्या हो गया था कि x, y, z सभी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 थे, तो इसलिए मैंने कुछ ऐसा बनाया ताकि यहाँ से हमें पता चले कि भैया n1, n2 और n3 ये सब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो मैं n + r - 1 cr - 1 का फॉर्मूला लगा सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं n + r - 1 cr - 1 का फॉर्मूला लगाऊँ तो 15 + 3 - 1 c3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 17 c2, जिसका आंसर आएगा 17 × 16/2, इसका आंसर 17 × 8, 17 × 8 कितना होता है 136। तो 136 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। अच्छा आप लोग अगर ट्राई करना हो तो ज़रूर ट्राई कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए, नहीं समझ में आता है तो फिर आप वीडियो को आगे देखिए, आपको कुछ ना कुछ नया जानकारी ज़रूर मिलेगा। क्या बोला गया है, इफ़ फॉर सम m एंड n, ऑब्वियसली सब नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करने चाहिए क्योंकि ये सब NCR वाली आइटम चल रहे हैं इसमें। फिर क्या बोला है, समथिंग तो कुछ तो खतरनाक सा इक्वेशन लिखा है उसको हम लिख लेते हैं। क्या बोला है भैया 6cm + 2 टाइम्स में 6cm + 1 + 6cm + 2 बराबर, सॉरी बराबर नहीं है, ग्रेटर देन है, ठीक है, ग्रेटर देन कितना 8c3। चलिए हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है NCR + NCr - 1 बराबर n + 1 CR, ये फॉर्मूला पढ़ा है। इसका डेरिवेशन अगर आपको चाहिए तो ज़रूर आप किताब को रेफ़र करिए, वहाँ पे देखिए। यहाँ ये फार्मूला अप्लीकेबल होता है, ये फार्मूला है यहाँ पे एप्लीकेबल। कैसे है एप्लीकेबल देख लेते हैं। ऊपर को मैं 6cm को तो वैसा रहने दे रहा हूँ, यहाँ पे जो 6cm + 1 है 2 टाइम्स है तो उसको मैं 2 बार भी लिख ले रहा हूँ, 2 बार लिख ले रहा हूँ 6cm + 1 6cm + 1 + 6cm + 2 ग्रेटर देन 8c3। अच्छा इन दोनों को ध्यान से देखो, क्या दोनों का इंडेक्स जो है वो सेम है, मतलब कि जो NCR में n वाला आइटम होता है वो सेम है 6 है, और नीचे जो बेस टाइप का दिख रहा है पता नहीं क्या नाम होता है उसका, एक m है दूसरा m + 1 है। तो हमें पता है कि भैया अगर एक का डिफरेंस रहे नीचे और ऊपर सेम टू सेम दिखे तो ऊपर वाले में एक ऐड कर दो 7 बन जाएगा, नीचे में जो बड़ा है उसको लिख लो तो cm + 1, ऑब्वियसली m और m + 1 में m + 1 ही बड़ा होगा प्लस। अच्छा इन दोनों को भी ध्यान से देखो, इसमें भी ऊपर वाला 6 सेम है तो उसको मैं 7 लिख दूंगा,
नीचे m+1 m+2, तो उसमें ऑब्वियसली m+2 बड़ा है, ग्रेटर देन कितना 8c3। अच्छा, यहाँ पे 7c समथिंग प्लस 7c समथिंग, फिर से ऊपर सेम दिखने लगा, जिसको मैं 8 लिख लूँगा और नीचे बड़ा वाला m+1 m+2 में m+2 ऑब्वियसली बड़ा है, तो ग्रेटर देन कितना 8c3। अभी बोल रहा है कि 8c समथिंग ग्रेटर होना चाहिए 8c3 से। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लो 8c1 8c2 की बात करो, 8c1 8c2 8c3 8c4 8c5 8c6 8c7 8c8। अच्छा, आपको पता होना चाहिए इसमें कि अच्छा 8c0 भी लिख लेता हूँ, चलो 8c0 जो होता है वो 8c8 के बराबर होता है, 8c1 8c6 के बराबर होता है, 8c2 8c6, 8c3 8c5 के बराबर, और 8c4 तो बच गया बीच में, इसका कोई साथी नहीं है। अच्छा, ये तो बता दिया कौन कौन से बराबर होते हैं। अब फिर क्या होता है, एकदम बीच वाला अगर टर्म छोड़ दिया तो पहले तो इंक्रीज़ करता है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ करेगा, फिर आगे डिक्रीज़ करेंगे वैल्यूज़। आपने थोड़ा भी अगर पढ़ा होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन या फिर बाइनोमियल थ्योरम, तो आपको ये चीज़ का आइडिया रहेगा। अच्छा, हमें पता है कि 8c3 से ज़्यादा 8c4 का वैल्यू होगा, लेकिन फिर जैसे ही 8c4 से आगे जाएंगे 8c5 पे वैल्यू फिर से कम हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या बोला है, जो इक्वेशन में मिला है कि 8cm+2 का वैल्यू 8c3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर मैं इस पूरे टेबल में या फिर पूरे नंबर्स में देखूँ कि 8c3 से ज़्यादा है कौन, तो 8c3 से ज़्यादा केवल 8c4 है। इसका मतलब 8cm+2 ये बराबर होना चाहिए किसके, 8c4 के। यहाँ से पता चल रहा है हमें m का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2। ओके, m का वैल्यू 2। चलो, इतना काम करने से हमें m तो मिल गया है। फिर कुछ तो और बोला रहेगा, यहाँ पे बोला है कि n-1 p3 is to np4। बोला है कि n-1 p3 डिवाइडेड बाई np4 ये बराबर है 1/8 के। तो यहाँ से मैं n भी निकाल लेता हूँ। अच्छा, npr का फॉर्मूला अगर मैं आपको थोड़ा भी बताऊँ तो ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल। तो ऊपर लिखेंगे हम n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-1 -3 मतलब कि n-4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल अपॉन n-4 का फैक्टोरियल। ये काटा बेटा कर दिया, इधर 1/8 है, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है भाई, n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, जिसको मैं लिख लूँगा n इंटू n-1 का फैक्टोरियल बराबर 1/8। ये भी काटा बेटा हो गया, तो हमें n बराबर कितना दिख रहा है, 8। तो चलो भैया, इतना काम से एक तो m पता चल गया और एक तो हमें n पता चल गया। तो पूछा क्या है, पूछा तो ये है npm+1, हमसे पूछा गया npm+1 प्लस n+1cm, n+1cm। अरे अगर हमें n और m पता चल गया है तो ये सब तो एकदम इजी ना बात है। n का वैल्यू 8 रख देते हैं, तो 8c, m का वैल्यू 2 था, n बराबर 8 और m बराबर 2 हमें मिला था, m का वैल्यू 2 रख देता हूँ। तो सॉरी 8 ये p वाला आइटम है, c वाला आइटम नहीं है। तो 8p3 प्लस यहाँ से कितना, n बराबर 1 है, सॉरी 8 है, तो 8 + 1 9 हो गया, 9c2 हो गया। अच्छा, 8p3 मतलब कितना होगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। ये सब बस फॉर्मूला को ओपन कर दिया, वो सब अपना देख लीजिए आप। यहाँ पे कितना होगा, 8 7 6 प्लस यहाँ से कितना 9 इंटू 8/2, तो ये हो गया 8 × 7 = 56, 6 6 जा 36 और 30 3 33 336 आ गया है, और प्लस ये भी 36 ही है, कुल मिला के 372 आ गया, 372 देखो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी। चलिए भैया अगला क्वेश्चन क्या बोला है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 8 आइडेंटिकल बुक्स इनटू 4 आइडेंटिकल शेल्व्स वेयर एनी नंबर ऑफ शेल्व्स मे रिमेन एम्प्टी। अच्छा, अब इसमें दोनों भी आइडेंटिकल है भाई, 8 आइडेंटिकल किताबें हैं और 4 आइडेंटिकल शेल्व्स हैं। तो बात ये है या फिर दिक्कत ये है कि मतलब जो शेल्व्स हैं जहाँ पे हमें रखना है, सपोज़ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो इसमें दिक्कत बस यही आ रहा है कि मान लो
कि इसमें मैंने 2 रख दिया, इसमें 2 किताबें मान लो रख दिया, इसमें 3 रख दिया मान लो किताब, 2 3 हो गया 5, इसमें 1 रख दिया और इसमें 2 रख दिया सपोज, तो 2 2 4 1 5 3 8 हो गए। हाँ, एक मैं और केस बना रहा हूँ, 1 2 3 4, 4 शेल्फ्स हैं, मैं फिर से इसमें रख रहा हूँ। चलो, पहले में मैंने 2 ही रखा, दूसरे में मैंने 3 रखा, तीसरे में 2 रख दिया और चौथे में 1 रख दिया। अच्छा, आपको लगेगा करे सर ये तो अलग अलग अरेंजमेंट हो गया, बट ये दोनों भी सेम अरेंजमेंट्स हैं, दोनों भी सेम है। सर ऐसा सेम क्यों माना जाएगा? क्योंकि कुल मिला के अगर चारों आइडेंटिकल शेल्फ्स हैं तो चाहे मैं 2 3 1 और 2 रखूं, चाहे 2 3 2 और 1 रखूं, अगर चारों आइडेंटिकल हैं तो हम तो आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते ना कि किस में 2 है और किस में 1 है। आप बोलोगे सर ये तो सब लाइन में रखे हुए हैं तो इसका नंबरिंग भी हो सकता है 1 2 3 4, नहीं, ये हमें नहीं देखना है। अगर वैसा 1 2 3 4 नंबरिंग हो गया तो आइडेंटिकल शेल्फ्स तो रहा ही नहीं ना। आइडेंटिकल का मतलब कि चारों को हमें सेम जैसा ट्रीट करना है, चारों को ना ही हमें कोई नाम देना है, ना ही ऊपर नीचे रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो बस इसका मतलब कि कुल मिला के हमें ये देखना है कि 8 आइडेंटिकल बुक्स को मैं 4 पार्ट में या फिर 3 पार्ट में या फिर 2 पार्ट में या फिर एक ही पार्ट में कैसे कैसे ब्रेक कर सकता हूँ। तो केस नंबर 1 लेता हूँ कि भैया 8 को मैंने किसी एक में ही रख दिया, तो इसका 1 वे होंगे। इसका एक ही तरीका हो सकता है कि 8 के 8 पकड़ा, किसी एक शेल्फ में रख दिया, एक तरीका हो गया इसका। अच्छा, दूसरा मैं सोच रहा हूँ कि 8 को मैं किसी 2 शेल्फ्स में रखूँ, बाकी 2 शेल्फ्स में एक भी ना रहे। अच्छा, तो 8 को मैं 2 पार्ट में ब्रेक करना चाह रहा हूँ। 8 को अगर मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूँ, या तो ये होगा 1 7, या तो होगा 1 7, या फिर होगा 2 6, या तो 3 5, या तो 4 और 4। ये ब्रेकिंग हो गया। अच्छा, आप क्या बोलेंगे कि सर अगला 5 और 3 भी तो है। चलो मैं लिख देता हूँ आपके सामने 5 और 3। अच्छा, 5 और 3 जैसे आपने लिखा ये हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हम देखो फिर से बात तो वही होगी ना कि मैंने रखा 3 5 0 0, फिर अगले ही पॉइंट पे आपने क्या रख दिया 5 3 0 0। लेकिन अगर चारों शेल्फ सेम हैं तो हम दोनों को मतलब अलग अलग नहीं मान सकते, दोनों तो बिल्कुल सेम ही बात है। तो इसलिए 3 5 और 5 3 वाला सेम चीज़ है, इसलिए उसको एक ही बार काउंट करेंगे हम लोग। तीसरा, मैं 8 को क्या करना चाह रहा हूँ, 3 पार्ट में ब्रेक करना चाह रहा हूँ, 3 पार्ट में। तो 3 पार्ट में थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ये ऐसा वाला नहीं लिखेंगे ऊपर जैसा। मान लो मैंने पहले में 1 रख दिया, पहले का मतलब कि किसी एक में 1 रख दिया, किसी एक में मैंने फिर से 1 रख दिया, तो बाकी एक में 6 चला जाएगा, है ना। अच्छा, अब क्या किया, किसी एक में 1 तो रखा लेकिन दूसरे में 2 रख दिया, तो तीसरे में ऑब्वियसली कितना जाएगा, 5 जाएगा, ठीक है। फिर रखा 1 3 और 4। अच्छा, फिर अगला अगर मैं 1 4 रख देता हूँ तो ऑब्वियसली 3 आएगा, जो कि एक्स्ट्रा अभी रिपीट होने लगेगा। ये इसके जैसा सेम है तो इसको मैं हटा दूंगा, तो यहीं तक चलेगा काम। अच्छा, ये तो हो गया एक में। अगर मैं 1 रख ही रहा हूँ, ऑब्वियसली एक में मतलब पक्का 1 रख रहा हूँ मैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि किसी एक में पहले स्टार्ट 2 से ही कर रहा हूँ, पहले एक में 2 रख दिया, तो अगला अगर मैं 1 रखूँ तो फिर अगला तो 5 आ जाएगा, वो इससे मैच करने लगेगा, इससे मैच करने लगेगा, तो वो मैं नहीं रखना चाहूँगा। चलो उसको मैं अवॉइड करूँगा। तो 2 के बाद 1 ना रख के सीधा सीधा मैं 2 रख रहा हूँ, तो 2 के बाद 4 आ सकता है। अच्छा, अगला 2 के बाद अगर मैं 3 रखूँ तो 2 3, एक और 3 आ जाएगा। अच्छा, 2 के बाद अगर मैं 4 रखूँ, 2 के बाद 4 रखूँ तो अगला फिर से 2 आ जाएगा, जो कि पहले से सेम हो जाएगा। तो चलो इसको भी हटा देते हैं। अभी रिपीट होना चालू हो गया, मतलब अगला हर एक टर्म रिपीट ही करेगा। अगर आप अच्छे से ऑर्डर में लिखेंगे तो ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। अब मैं अच्छा इसमें देख लेते हैं और कुछ बनता है क्या। 2 से शुरू होने वाले या फिर एक एग्जैक्टली एक में 2 रहेगा वैसा वाला देख लिया हमने। अब मैं 3 से शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, 3 के बाद 1 मैं रख नहीं सकता,
क्योंकि ऊपर कहीं ना कहीं आ चुका होगा। 3 के बाद 2 नहीं रख सकता क्योंकि जस्ट ऊपर कहीं आ चुका होगा। 3 के बाद 3 नहीं रख सकता क्योंकि 3 3 यहाँ पे दिख रहा है मुझे। 3 के बाद एक बार 4 रख लेते हैं। अच्छा 3 के बाद 4 रखा तो 1 आ गया जो कि इसके साथ फिर से मैच करने लगा। तो मैं इसको भी क्या करूँगा, हटा दूंगा, ये भी गलत है तो मैं मिटा ही देता हूँ। मतलब कि 3 से शुरू होने वाले नहीं बन सकते। जो जो गलत है मैंने मिटा दिया। चलो भैया अब देख लेते हैं कि 8 के 4 पार्ट कैसे हो सकते हैं। 4 पार्ट, 4 तक ही जाना है, 5 पार्ट तक नहीं जाना है, क्योंकि अगर 5 पार्ट हो गया तो रखोगे कहाँ पे, शेल्फ तो 4 ही है ना। हाँ शेल्फ तो 4 ही है। मैंने क्या किया भैया, 1 रखा, 1 रखा, 1 रखा और 5 हो गया। चलिए अगला 1 1, यहाँ पे 2 रखा तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 4 8, फिर 1 1 3, 3 2 5 3। अच्छा फिर मैं, मुझे पता है कि अगला अगर मैं 1 1 4 रख रहा हूँ तो उसका अगला तो 2 आएगा जो इससे मैच करने लगेगा। तो 1 1 4 में नहीं रख रहा हूँ, 1 1 5 भी नहीं रखूँगा क्योंकि इसके साथ मैच करने लगेगा, और 1 1 6 पॉसिबल नहीं है। चलो 1 1 वाले सारे ख़त्म हो गए। अब मैं 1 के बाद 2 को देख रहा हूँ, 1 के बाद 2 को। अगर 1 के बाद 2 रखा, अच्छा 2 के बाद मैं एक और 2 भी रख सकता हूँ। आप बोलोगे सर 2 के जो आपने अगला वाला 2 रखा उसकी जगह पे 1 रखो, तो अगर मैं 1 रखूँगा तो 1 1 2 बार आ जाएगा, और 1 1 2 बार वाला हमने सारे लिख लिया है। 1 2 के बाद मैं 2 रख रहा हूँ तो कितना हो गया, 2 2 4 1 5 5 3 8। ओके तो अगला 1 2 1 2 तो हो चुका है। 1 2 के बाद फिर अगला 2 है, मैं अगला 3 रख रहा हूँ, 3 रखा तो वही वाला आ जाएगा। 1 2 के बाद अगर मैं 4 रखूँ तो वही आ जाएगा। 1 2 के बाद 5 रखा तो आएगा नहीं। 1 2 के बाद अगर मैं 5 रख दूँ तो आएगा नहीं, 4 बन ही नहीं पाएंगे। अच्छा तो मतलब 1 2 वाले भी सारे हो गए ख़त्म। तो एक बार 1 3 वाले देख लेते हैं। अगर मैं 1 3 रखा, 1 3 के बाद 1 नहीं रख सकता, 2 नहीं रख सकता, 1 3 के बाद मैं 3 ही रख सकता हूँ। अगर मैं 3 रखा तो फिर से 1 आ जाएगा जो कि इसके साथ मैच होने लगेगा। इससे पता चलता है कि भाई ये 1 वाले तो लगभग सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो एक बार मैं 2 से शुरू करके देख लेता हूँ। मैंने 2 रखा, अगले में भी, अच्छा अगले में 1 नहीं रखूँगा, फिर से 2 रखा, फिर से 2 रखा, फिर से 2 रखा। तो बस एक और केस दिख रहा है मुझे क्लियरली। कुल मिला के देखा जाए तो कितने केस हो चुके हैं, देखो यहाँ पे 1 मिला देता हूँ, 1 यहाँ पे 4, ये हो गए 4 वेज। अगले में कितने हो गए, 5 वेज। यहाँ पे भी कितने हैं, 5 वेज। तो टोटल कितने हो गया, 1 प्लस 4 प्लस 5 15 वेज। तो 15 वेज इज़ द राइट आंसर। हाँ भैया देखते हैं अगला, ये तो बड़ा लेंदी हो गया। अगला क्या है साहेब, क्या बोला है, लेट ए एंड बी बी 2 फाइनाइट सेट्स विथ एम एंड एन एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक सेट ए है जिसमें m एलिमेंट्स हैं, एक सेट बी है जिसमें n एलिमेंट्स हैं। ओके फिर क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। अच्छा आपको पता है कि अगर एक सेट में m एलिमेंट हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स 2 के पावर m होंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, 2 के पावर में m। अच्छा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज़ 56 मोर देन, मतलब कि 56 ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी। बी में कितने एलिमेंट है, n, तो कितना हो गया 2 के पावर में n, है ना। तो बस एक ही इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो मैं हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा, m के वैल्यूज़ रखते जाऊंगा और n के वैल्यूज़। अच्छा मुझे पता है कि m का वैल्यू मुझे ग्रेटर देन 5 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 5 से छोटा रखा तो ये तो 32 या 32 से कम हो जाएगा। राइट साइड में 56 प्लस पॉजिटिव नंबर है, तो राइट साइड वाला 56 से तो हमेशा ज़्यादा है, 56 से तो वो हमेशा ज़्यादा है। तो मैं m का वैल्यू 5 से ज़्यादा रखूँगा। m का वैल्यू मतलब मैं जैसे ऐसे ही ट्राई करूँगा, तो एक कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है m का वैल्यू 6 और n का वैल्यू
एम का वैल्यू 6 रख दिया, ये 64 हो गया। 64 में से अगर मैं 8 घटा दूँ तो किस 56 आ जाएगा, तो एन का वैल्यू मैंने 3 रख दिया, बस हो गया। एम का वैल्यू 6, एन का वैल्यू 3 अपने आप आ गया, खटाखट खटाखट। अब क्या बोला है, आप डिस्टेंस बताओ कहाँ का कहाँ से, एम कॉमा एन का डिस्टेंस बताओ कहाँ से, -2 -3 से, ये क्यों है। अच्छा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, पहले एम और एन का वैल्यू रख दिया, तो यहाँ पे 6 और 3 हो गया। अच्छा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैसे आएगा, जो डिस्टेंस d बराबर होगा वो √6 और -2 का डिफरेंस 8 का स्क्वायर, 3 और -3 का डिफरेंस 6 का स्क्वायर, √ के अंदर 100 बराबर कितना आ जाएगा 10। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 है। ओके देखते हैं अगला क्या है। क्या बोला गया इसमें, m एंड n विद द कोफिशिएंट्स ऑफ 7th एंड 13th टर्म रिस्पेक्टिवली। अच्छा जो m है और n है ये 7th और 13th टर्म्स हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है भैया मान लेते हैं। अच्छा जो t7 होगा, अच्छा जो m है वो t7 के बराबर है, और t7 खुद किसके बराबर होगा 18c6 1/3 के पावर में 12 इंटू 1/2 के पावर में 6। आप बोलेंगे सर आपने x वगैरह क्यों नहीं लिखा, x वगैरह तो फालतू है, केवल कोफिशिएंट की बात कर रहा है, तो मुझे x से कोई मतलब ही नहीं है। n का वैल्यू कितना, t कितना बोला 13th, t13, तो इसमें कितना आ जाएगा 18c12 1/3 के पावर में 6 इंटू 1/2 के पावर में 12, बस यही है। अच्छा आप बोलेंगे सर ये 7 था तो 6 कैसे आ गया, तो आपको पता होना चाहिए TR+1 का फॉर्मूला कितना होता है, NCR x के पावर में n - r इंटू वाई के पावर में r। ये कब एप्लीकेबल होता है, जब लिखा है x + y के पावर में n, इसका जनरल टर्म होता है, तो मैंने जस्ट जनरल टर्म लिखा है। अब हमें क्या बताना है, n/m के पावर 1/3, तो n/m के पावर में 1/3 मतलब कि T13/T7 के पावर में कितना 1/3। अच्छा T13 कितना है, T13 है 18c12 1/3 के पावर में 6 इंटू 1/2 के पावर में 12 अपॉन 18c6 1/3 के पावर में 12 इंटू 1/2 के पावर में 6। तो जो काटा पिटा हो रहा है काट दो, 18c12 को 18c6 से काट दिया, क्योंकि NCR और NCn - r दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं। 1/3 का पावर भी काट दिया। अच्छा इसके भी पावर में 1/3 आएगा यहाँ पे, ये बस डराने के लिए कर रहे हैं ऐसा काम, क्वेश्चन तो है बहुत सिंपल। ऊपर 1/3 के पावर 6 है, नीचे 1/3 के पावर 12 है, तो कुल मिला के नीचे कितना बच जाएगा 1/3 के पावर में 6, ऊपर 1/2 के पावर में भी 6, तो कुल मिला के कितना बच गया 3/2 के पावर में 6, इसके भी पावर में कितना 1/3, पावर में 1/3 यहाँ पे लिख लेता हूँ, नहीं तो बुरा मान जाएंगे आप लोग। ये कितना हो गया 3/2 के पावर में 2, और जो कि कितना है 9/4, तो 9/4 भैया सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 7 क्या है, अरे दादा ये तो इसमें भी ऐसा लग रहा है बहुत डराएगा। क्या बोल रहा है, ए बी द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, मतलब कि ये जो एक्सपांशन है इसमें ए जो है वो सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स है, तो सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स जैसा चिंदी चीज़ कोई होता ही नहीं है। तो अगर मैं ए का वैल्यू बोलूँ तो सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स मतलब कि जो भी 1 - 2x + 2x² के पावर में 2023, देखो कितना डरा रहा है, 3 - 4x² + 2x³ के पावर में 2024। अच्छा मतलब 2024 में एग्ज़ाम है तो उसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है इनको, चलो यूज़ कर दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा ऐसा है, ऐसा है, हमें इसके कोफिशिएंट्स का सम बताना है। जब भी कोफिशिएंट्स का सम बताना हो तो उसमें जितने भी वेरिएबल हो उसकी जगह क्या रख दिया करो आप, 1 रख दिया करो। जितने भी वेरिएबल, यहाँ पे तो x अकेला वेरिएबल है बेचारा, तो उसकी जगह 1 रख दिया। 1 रखा तो पहले ब्रैकेट में कितना बन रहा है 2, अच्छा 1 - 2 + 2 1 के पावर 2023 इंटू, दूसरे में 2 + 3 5 - 4 1 के पावर में 2024, कुल मिला के तो 1 आ गया है। जो डराने का काम कर रहा था वो सब 1 के बराबर है। अगला क्या बोला है, b बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या है, अरे दादा इंटीग्रेशन भी लगा दिया, फिर ln 1 + t
डिवाइडेड बाई, अच्छा देखो फिर से इसने 2024 लाया यहाँ पे, मतलब बताना ज़रूरी है कि 2024 का ये टेस्ट है। अच्छा हाँ, बताना भी ज़रूरी है वैसे, एक्स स्क्वायर। हाँ, अब ये लिमिट सॉल्व करना है हमें नीचे जीरो दिख रहा है, इसका मतलब ऊपर भी जीरो बन रहा होगा, तभी इसका अंदर आंसर कुछ फाइनाइट और सुंदर सा आएगा। मैं देख लेता हूँ एक्स का वैल्यू जीरो अगर मैं इसमें रख दूँ तो कोई भी इंटीग्रेशन जीरो से जीरो में तो ऑब्वियसली जीरो होगा। जीरो से जीरो में क्या, 50 से 50 में भी जीरो होगा, 1 करोड़ से 1 करोड़ में भी जीरो ही होगा, क्योंकि एरिया तो जीरो आएगा ना उस समय। तो मैं क्या करता हूँ, लॉपिटल लगा देता हूँ। लॉपिटल करते वक्त नीचे कितना आ जाएगा 2x, मैं LH रूल लगा रहा हूँ। सर ऊपर ऊपर कैसे लगाएंगे LH रूल, ऊपर तो इंटीग्रेशन दिया है, तो अगर इंटीग्रेशन को भी डिफ्रेंशिएट करना होता है तो उसमें लेबनीज रूल लगता है, लेबनीज न्यूटन, लेबनीज रूल। अच्छा न्यूटन लेबनीज रूल बोलते हैं उसको, मैं लेबनीज बोल रहा हूँ क्योंकि न्यूटन को तो फिजिक्स में सब लोग बोलते ही हैं। तो ऊपर मैं वो थ्योरम लगा रहा हूँ, सॉरी रूल लगा रहा हूँ, न्यूटन लेबनीज रूल, पता नहीं कैसा नाम रखा है इसने। तो ऊपर रखेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ln 1 प्लस एक्स अपॉन नीचे कितना, x के पावर में 2024 प्लस 1, बस हो गया ख़त्म। ये हो गया डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे करते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि ये क्या लिख दिया सर ने। जैसे मान लो कभी fx से gx तक को आपको इंटीग्रेट करना है और अंदर फंक्शन हो h t dt टाइप का, और ये मान लो कोई fx दिया है, तो लेबनीज और न्यूटन मिल के क्या बोले हैं कि एफ डैश एक्स जो होगा वो होगा h के अंदर में t की जगह पे कितना, gx इंटू जी डैश एक्स प्लस फिर h के अंदर में fx इंटू एफ डैश एक्स, सॉरी प्लस नहीं माइनस, सॉरी गाइस यहाँ पे क्या रहेगा माइनस। ओके तो वही मैंने लगाया है। आप बोलेंगे सर आपने तो एक ही टर्म लिखा है, अरे माइनस जीरो भी है बस दिख नहीं रहा है, वो माइनस जीरो दिख नहीं रहा है बस। b बराबर कितना हो गया, ln 1 प्लस एक्स, नीचे कितना, अच्छा 2x, वो जो एक्स स्क्वायर बेचारे को डिफ्रेंशिएट किए थे, और इधर कितना है x के पावर में 2024 प्लस 1। अच्छा इसका हमें लिमिट निकालना है, चलो भैया इसका लिमिट लिख देता हूँ, यहाँ लिख दिया लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये b के बराबर है। अच्छा आपको एक चीज़ तो पता होगा, ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1 होता है अगर x टेंडिंग टू 0 हो तो ऑब्वियसली x टेंडिंग टू 0 है, उसको मैं 1 लिख दे रहा हूँ। तो आंसर हमें दिख रहा है 1/2, और ये ब्रैकेट में जो खतरनाक है ना 2024 वाला चीज़, वो भी 1 ही है, तो कितना आ गया है 1/2। चलो हमें इतना मेहनत के बाद a और b निकला है। a और b निकलने के बाद उसने क्या बोला है कि कोई तो इक्वेशन दिया है, अच्छा एक इक्वेशन और दिया है, बोला है कि इनके कॉमन रूट्स हैं तो डी सी ई का रेशियो बताना है। तो पहले मैं दोनों इक्वेशन लिख देता हूँ, सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर 0, ये एक इक्वेशन है, और दूसरा है 2bx स्क्वेयर, और क्या है यार ये ax प्लस 4, ax प्लस 4 बराबर 0। अच्छा हमें मिल गया था a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 1/2, तो इसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते क्योंकि c d और e का वैल्यू हमें नहीं पता है। तो चलो b का वैल्यू रख दिया 1/2, तो यहाँ पे कितना बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस ax की जगह कितना बन गया x प्लस 4 बराबर 0। अब बोला गया है कि इन दोनों का जो रूट है एक रूट कॉमन है, इसका 1 रूट क्या है कॉमन। अच्छा भैया अगर 1 रूट कॉमन है तो कुछ तो खतरनाक सा इक्वेशन बनता है। अगर मैं कुछ तिकड़मबाजी लगा के कुछ इधर उधर करके मैं ये प्रूव कर दूं कि इसके एक रूट नहीं इसके दोनों रूट कॉमन है तो काम हो जाएगा। अच्छा कैसे कॉमन है भाई, कैसे पता हो सकता है। अच्छा ये दूसरे वाले इक्वेशन को ध्यान से देखिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, आपको नहीं लग रहा है कि इसके इमेजिनरी रूट्स हैं। सर इमेजिनरी रूट्स कैसे पता लगा आपको, मैंने चेक किया ना डी का वैल्यू इसका नेगेटिव आ रहा है, इसका डी का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, और इमेजिनरी रूट्स हैं तो पक्की बात है कि ये कॉन्जुगेट होंगे या फिर पेयर होंगे। पेयर का मतलब क्या होता है, अगर सपोज एक का आंसर आ गया कुछ तो p प्लस आयोटा क्यू, तो दूसरा वाला पक्का p माइनस आयोटा क्यू रहेगा। अच्छा अब ये वाला इक्वेशन देखो, अच्छा इस वाले इक्वेशन के बारे में कोई नहीं पता, लेकिन एक रूट तो कॉमन है ना, मान लिया कि p प्लस आयोटा क्यू कॉमन आ गया, तो इसका भी तो दूसरा रूट p माइनस आयोटा क्यू होगा ना।
सर ऐसा हमेशा होता है क्या? नहीं, कोफिशिएंट्स रियल होने चाहिए। कोफिशिएंट रियल इसने दिया भी है, देखो सी डी ई बिलोंग्स टू रियल। तो अगर सी डी बिलोंग्स टू रियल है तो अगर एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा भी कैसा होगा? इमेजिनरी। अच्छा, और किसी भी दो इक्वेशन के दोनों रूट अगर कॉमन है तो इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। इसका मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि C/D/E ये सेम होगा किसके? 1:1:4 के। हमसे क्या पूछा गया है? अच्छा, हमसे DCE का रेशियो पूछा है। अगर CDE 1:1:4 है तो DCE ये भी 1:1:4 होगा, तो 1:1:4 ये रहेगा। अगला 8वां नंबर का देखते हैं क्या है भाई। अच्छा, कुछ तो अल्फ़ा बीटा दिया है और बताना है कि वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं कि नहीं। चलिए बता देते हैं। अल्फ़ा कितना दिया है? 4 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल। अच्छा, भर भर के फैक्टोरियल है इसमें भैया। और इधर नीचे कितना है? 4 फैक्टोरियल के पावर में 3 फैक्टोरियल। देखो इनको फैक्टोरियल से पूरा जी नहीं भर रहा है इनका। अच्छा, ऊपर 4 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल तो 24 होता है, तो मैंने इसको लिख लिया 24 का फैक्टोरियल। अच्छा, नीचे कितना है? 4 फैक्टोरियल के पावर में 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल तो 24 होता है, और बाकी कितना है? 3 फैक्टोरियल। ऊपर में जो 3 फैक्टोरियल है उसको तो मैं लिख सकता हूँ 6। अच्छा, नीचे 24 के पावर में 6 को, अच्छा 24 खुद कितना होता है? 8 × 3, और 8 क्या होता है? 2 के पावर में 3, तो मैं 2 के पावर में 18 लिख लेता हूँ ना, और 3 के पावर में 6, और ऊपर कितना? 24 का फैक्टोरियल। अच्छा, कुल मिला के अगर हमें ये पता लग जाए कि जो न्यूमरेटर में है उसमें 2 18 बार आएगा, मतलब मल्टीप्लाई जो होगा उसमें 2 18 बार आएगा, कम से कम 18 बार आएगा, और 3 कम से कम 6 बार, अगर हमें ये पता चल गया तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर आएगा। बाकी के नंबर कितने हैं उससे हमें लेना देना ही नहीं है, बस डिनोमिनेटर में जो है वो कटना चाहिए। तो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट पढ़ा होगा आपने। बाइनोमियल थ्योरम में आता है एक्सपोनेंट करके टॉपिक, कि किसी भी नंबर का किसी फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट कितना होता है, मतलब वो नंबर कितनी बार आएगा उसमें। तो 24 में 2 का फैक्टोरियल, 24 में मैं देखना चाह रहा हूँ 24 फैक्टोरियल में कि 2 कितनी बार आएगा। तो उसे कैसे पता लगाते हैं? 24/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 24/2 का स्क्वायर, प्लस 24/2 का क्यूब, प्लस 24/2 के पावर में 4, प्लस 24/2 के पावर में 5। इसके आगे मैं लिखूंगा नहीं, क्यों नहीं लिखूंगा आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। अच्छा, 24/2 कितना होता है? 12। 24/4 कितना होता है? 6। 24/8 3। 24/16 1 पॉइंट समथिंग होगा। 1 पॉइंट समथिंग का डब्बा कितना? 1। डब्बा मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो, डब्बा नहीं है। आगे कितना है? 0। अगला कितना है? 0। क्यों? क्योंकि सारे नंबर्स 1 से कम हो चुके हैं। ये कितना हो गया? 12 6 18, 18 4 22, 22 बार आ गया ये। अगर न्यूमरेटर में 2 के पावर में 22 है इंटू समथिंग है, तो समथिंग में क्या है? समथिंग में कुछ 3 भी आएगा, कुछ 5 आएगा, कुछ 7 आएगा। तो मैं 5 देख लेता हूँ कितनी बार आएगा। 3 देख लेता हूँ, 3 कहाँ में काम है। 23, 24/3, 24/9 प्लस डॉट डॉट डॉट। 24/3 कितना होता है? 8, प्लस ये भी कुछ तो होगा 2 पॉइंट समथिंग, तो जिसका डब्बा कितना? 2। कितना आ गया? 10। तो ये 2 के पावर 10, 3 के पावर 10 है। तो हमें दिख गया कि जो 24 फैक्टोरियल है इसको मैं लिख सकता हूँ कैसा? 2 के पावर में 22 इंटू 3 के पावर में 10 इंटू सम और कांस्टेंट। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ किससे? 2 के पावर में 18 इंटू 3 के पावर में 6, तो ये अल्फ़ा बन जाएगा। तो डिवाइड इधर भी कर देता हूँ मैं। ये तो सारा काटा बिटा हो गया भाई। 2 के पावर में 4 बच गया, 3 के पावर में भी 4 बच गया, इंटू सम कांस्टेंट के बच गया। अभी ये तो नेचुरल नंबर ही होगा ना। तो हमें पता चल गया कि जो अल्फ़ा है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। चलिए भाई बीटा देख लेते हैं क्या है। बीटा देखने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। 5 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल हैं, बहुत फैक्टोरियल है इनके पास। 5 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल, नीचे कितना? 5 फैक्टोरियल के पावर में 4 फैक्टोरियल। देख लेते हैं एक बार, करेक्ट कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। तो ऊपर 5 फैक्टोरियल तो कितना होता है? 120। अच्छा नीचे फिर से 5 फैक्टोरियल कितना? 120
के पावर में 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24। अच्छा 120 में 2 कितनी बार आएगा 3 बार, 2 कितनी बार 3 बार, तो 2 पहले से 3 बार है, पावर में 24 है तो 2 के पावर में कितना हो गया 72। 3 कितनी बार है 1 बार, तो 3 के पावर में 24 इंटू 5 कितनी बार है 5 है कितनी बार 1 बार, तो 5 के पावर में कितना 24 और ऊपर कितना है 120 का फैक्टोरियल। तो अगर मैं कुछ पता लगा लूँ भैया 120 का जो फैक्टोरियल होगा उसमें 2 कितनी बार आएगा 3 कितनी बार आएगा, तो कैलकुलेशन कुछ कर लेते हैं। तो 120/2 प्लस 120/4 प्लस 120/8 प्लस 120/16 120/32 120/64, अगला मैं नहीं लिखूँगा, वो आप घर पे जाके चेक कर लेना। ये 60 है, ये 30 है, अरे भैया इधर ही तो बहुत ज़्यादा आ गया, तो 90 आ गया, और इधर पे कितना है 2 के पावर में 72 है। देख लेते हैं कितना है ये कितना है 15, और 15 का भी आधा कितना होता है 7.5 का डब्बा कितना 7 का भी आधा 3.5 का डब्बा कितना 3, ओके, और इधर कितना आ जाएगा 1, तो कुल मिला के कितना है 37 90 15 105 112 116, कितनी बार आएगा 116 बार आएगा 3 2, तो लिख लेते हैं 2 के पावर में 116 इंटू देख लेते हैं 3 कितनी बार आएगा 120/3 120/9 120/27 120/81, बस रहने देते हैं। ये कितना हो गया भैया 40, ज़्यादा तो मुझे ये भी लग रहा है, मैं क्या करता हूँ आगे कैलकुलेट ही नहीं करता हूँ, ये लग गया ज़्यादा है, देखो 24 से तो ज़्यादा आ गया ना, तो मतलब कट तो जाएगा ही, तो बस देख लेता हूँ कि 120/5 ये सब कितना आ रहा है 120/25 और 120/125, अच्छा ये तो फालतू में लिख दिया, टाइम पास हो जाएगा इसमें। अच्छा 120/5 ये खुद 24 होता है, अच्छा ये अगर यही 24 है तो अगला वाला कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना, 25 चौका तो 4 आ जाएगा, बस कितना हो गया है 28 हो गया, तो तीनों भी ज़्यादा आ गया। तो पिछले वाले एग्जांपल से लग रहा है कि भैया 120 फैक्टोरियल में ये सारे नंबर्स 2 3 5 जो एक्सपोनेंट आ रहा है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि कट जाएगा पूरा पूरा, मतलब कि क्या पता चलता है कि जो बीटा है वो भी कैसा है नेचुरल नंबर ही है। तो अल्फ़ा बीटा दोनों नेचुरल हैं। बहुत फैक्टोरियल देख के डरा रहा था हम लोगों को डरेंगे थोड़ी ना। चलिए इसमें देखते हैं भैया कि के कैसा होना चाहिए, बोला है के कैसा होना चाहिए। तो पहली बात तो अगर आप NCR वगैरह के बीच में फंसे हुए हो तो आपको होना पड़ेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि भैया जो NCR है n-1 CR हो, कुछ भी CR हो, कोई भी CR है वो पॉजिटिव रहेगा, और NCR+ होने भी पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव बराबर समथिंग पॉजिटिव, इसका मतलब समथिंग कैसा होना चाहिए पॉजिटिव। अच्छा दूसरी बात क्या है n-1 CR, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया n-1 का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल अपॉन n-1 r का फैक्टोरियल बराबर k² - 8, और यहाँ पे क्या है n फैक्टोरियल r+1 का फैक्टोरियल और n-r-1 का फैक्टोरियल। तो जो काटा पिटा हो रहा है काट दिया, बाकी सिंप्लीफाई करके k² - 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो r+1 यहाँ पे है तो इस r फैक्टोरियल से कट जाएगा, r+1 बच जाएगा, वो r+1 इधर लेफ्ट में आ गया, इधर n-1 फैक्टोरियल इधर n फैक्टोरियल, तो आ जाएगा डिवाइड बाई में n। तो अगर हमें किसी तरीके से पता लग जाए कि r+1/n का वैल्यू कितना होगा तो बस काम हो गया अपना। तो एक बार देख लेते हैं ना कि जो ये जो है n-1 CR है वो डिफ़ाइन कब होगा, ये तब डिफ़ाइन होगा जब n-1 का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू r होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू r+1 होगा, इसका मतलब r+1/n लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, और यही तो है ये।
r+1/n। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं k² - 8 ये छोटा होना चाहिए किससे, हमेशा 1 से। इसका मतलब k² छोटा होना चाहिए किससे, 9 से। अच्छा, पहले में क्या पता था कि k² - 8 बड़ा होना चाहिए 0 से, इसका मतलब k² बड़ा होना चाहिए 8 से। अब देख लो भैया, k का स्क्वायर 8 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, इसको देख लेते हैं, इसका आंसर आएगा कितना, -3 से 3। किसी का स्क्वायर 9 से छोटा है, इसका मतलब -3 से 3 होना चाहिए। 8 से सॉरी स्क्वायर 8 से बड़ा है, मतलब -∞ से -2√2, अच्छा ओपन ब्रैकेट यूनियन 2√2 से इन्फिनिटी। अब बोला है कि दोनों भी होने चाहिए, तो दोनों का क्या, इंटरसेक्शन। अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन ले लूँ तो आंसर कितना आएगा। अगर k नेगेटिव में रख रहा हूँ तो आंसर ऐसा आएगा, -3 से -2√2, -3 पे क्लोज और 2√2 पे ओपन, फिर यूनियन कितना 2√2 से 3 तक। अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं। 2√2 से 3 कोई दिया है, हाँ दे तो रखा है ये वाला, तो यही सही है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। बोला है ए डिनोट द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स। देखो फिर से वही बात कर दिया इसने, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स बोल दिया यहाँ पे। क्या बताया मैंने अभी पिछले 1-2 क्वेश्चन पहले, कि सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स अगर हमें निकालना है, बस वेरिएबल की जगह पे क्या रख दो, 1 रख दो। तो a इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स, तो मैं 1 रख दे रहा हूँ, 1 - 3 + 10 के पावर में n, ये कितना हो जाएगा 10 है कि 11 में से 3 गया 8, 8 के पावर में n। अच्छा b क्या है, b सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ इसका है, इसमें भी 1 रख दो, तो जाएगा 1 + 1 के पावर में n, ये कितना हो गया 2 के पावर में n। अच्छा, हमें a और b के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो जो 8 के पावर n है ये है 2 के पावर में 3n, इसका मतलब है 2 के पावर n के पावर में भी 3, और 2 के पावर n कौन है, b, इसका मतलब a इज इक्वल टू कितना हो गया, b के पावर में 3। तो a इज इक्वल टू, अरे ये तो ज़्यादा चिंदी नहीं हो गया, a इज इक्वल टू b के पावर में 3। ओके, तो ये थे सारे क्वेश्चंस। अच्छा, कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे जो मुझे मिले नहीं है, तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा डाउट आता है तो आप अगर पॉसिबल हो तो क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, तो मैं उन सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके एक बार और वीडियो बना दूंगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, ओके, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।